हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 की पहली क्लास लेंगे रसायन विज्ञान की, जो कि है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम द्रव्य की बात करेंगे। और अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में द्रव्य होता क्या है। देखिए, जो द्रव्य होता है, ठीक है, जो द्रव्य होता है मैटर, यानी कि पूरे विश्व में या कहिए कि पूरे यूनिवर्स में द्रव्य और ऊर्जा ही पाई जा रही है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं तो जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो केवल द्रव्य और ऊर्जा के जरिए ही बना हुआ है। अब हम जानेंगे कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य जो होता है वह पदार्थ जो स्थान घेर सके, जिसको हम महसूस कर सके, जिसके अंदर भार होता है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, वो जो पदार्थ होता है जिसको हम अपने इंद्रियों के जरिए से, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके जरिए से हम जो है महसूस कर सकते हैं, वो सारे पदार्थ जो होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है। अब द्रव्य के पास खुद का भार भी पाया जाता है। ठीक। अब इसको अगर हम देखें, इसको पढ़ने के लिए इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित करते हैं इसको। सबसे पहले हम विभाजित करते हैं दो भागों में। एक तो इसको भौतिक रूप से बांटा जाता है, भौतिक वर्गीकरण करते हैं इसका हम। दूसरा हम इसका रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो जो भौतिक वर्गीकरण है वो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि भौतिक वर्गीकरण हम कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं रेगुलर। तो भौतिक वर्गीकरण में इसको ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया। क्योंकि हमको पता है जो ठोस होता है एकदम कठोर होता है। ठोस के अंदर जो भी अणु होते हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। तो जब बहुत पास पास अणु स्थित होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो अंतराणविक स्थान होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो स्थान के बहुत ही कम होने के कारण ये कठोर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिलने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए जो है कठोर और ठोस होते हैं। जैसे हमारी धातुएं हो गई, ये सभी कठोर ही होती हैं नॉर्मली। और फिर हम बात करेंगे द्रव की। तो द्रव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूरी पे पाए जाते हैं। ठीक है। उनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है वो अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा होता है। अच्छा, अब इनको जितना भी स्थान मिलता है उतने स्थान में ये कंटिन्यू क्या करते हैं, ये कंटिन्यू मूवमेंट किया करते हैं। जितना भी इनको स्पेस मिलेगा उसमें ये मूवमेंट करते रहते हैं। इसीलिए द्रव के अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है, द्रव बहने में सक्षम होता है। ठीक है। जैसे द्रव देखिए कौन कौन से हैं। पानी हो गया, ये द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। पेट्रोल, डीजल इत्यादि वगैरह द्रव कहे जाते हैं। गैस, जो गैस होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन अणुओं से मिलकर बना हो, चाहे परमाणुओं से मिलकर बना हो, गैस जिस भी चीज से मिलकर बनी होती है उसके बीच में जो अंतराणविक स्थान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होने के कारण होता क्या है कि जो गैस होती है, इसको जैसे ही वातावरण में या कहीं पे भी ये फैलती है तो इसका फैलने की जो तीव्रता होती है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत तेजी के साथ में प्रसारित होती है। अगर हम देखें घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो जाता है तो वो बहुत जल्दी पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो गैस होती है उसके अंदर प्रसारित होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। तो गैस क्या हो गई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मेथेन है, इत्यादि गैसेस होती हैं। ठीक है। अब हम मेन रूप से देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण, क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ को फिर से जो है तीन भागों में बांटा जाता है। शुद्ध पदार्थ को सारे दो पार्टों में बांटते हैं, धातु
और यौगिक। और इसको तत्व कर लेंगे। अब देखेंगे तत्व क्या होते हैं। जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार के सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सारे परमाणु या अणु एक ही प्रकार के पाए जाते हैं उनको तत्व कहते हैं। ठीक है। और तत्वों को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? तत्वों को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। तो अब हम जो है इसको पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद में हम यहां से फिर से इसको डिस्कस करते हैं। अब रासायनिक वर्गीकरण में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो पदार्थ है वो बांटा गया शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। अब हम देखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, तत्व में और यौगिक में। ठीक है। तो जो तत्व होते हैं, तत्वों में क्या होता है कि इसमें जितने भी परमाणु होते हैं या अवयवी कण होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर तत्व को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं उनके बारे में अगर हम जान लें तो धातुएं क्या करती हैं कि धातुओं के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुओं के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ये धनायन बनाती है, ये क्वालिटी पाई जाती है धातुओं के अंदर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है धातुएं कहलाता है। धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का एक गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? आघात वर्धनीयता में अगर किसी धातु के ऊपर आघात किया जाए, मतलब चोट किया जाए, हथौड़े से उसको पीटा जाए तो उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता के गुण में क्या होता है कि धातु को पीट के पतले पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और जो धातुएं होती हैं वह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अगर हम धातु का एक राड लें, मान लीजिए आप एक लोहे का राड लीजिए और उसको एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट करें तो दूसरी तरफ राड जो होता है वो अपने आप से गर्म हो जाता है। ये काहे के लिए होता है? क्योंकि जो ऊष्मा या हीट है वो एक जगह से राड में दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है कि वहां पर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की बहुत अच्छी कंडक्टर पाई जाती है। ठीक है। धातुओं का उपयोग ही विद्युत के लिए किया जाता है। मोस्टली जो तार वगैरह बनाए जाते हैं वो कॉपर के या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, जिससे जो है अच्छे से इनका कार्य लिया जा सकता है। दूसरी बात, जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में क्या होता है कि ये जो होती है सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है। ये भंगुर होती हैं और ये बहुत ज्यादा जो है विद्युत की सुचालक भी नहीं होती है, ना तो ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे हमारा हीरा हो गया, ये कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन जो होती है वो अधातु के अंतर्गत रखी जाती है। या सीसा हो गया, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अधातु की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप जो भी रहेंगे वो सारे धातु में आएंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है कि वो विद्युत का चालक होता है, विद्युत को एक तरीके से विद्युत का कंडक्टर होता है। ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है। अब हम उपधातु के बारे में जानेंगे। तो उपधातु क्या होती है? जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों की क्वालिटियां पाई जाए। ठीक है। उसको उपधातु कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो उपधातु जैसे सिलिका और जर्मेनियम। ठीक है। अब बात करेंगे हम यौगिक। तो देखिए यौगिक क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर आप निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, एक निश्चित रेशियो में मिलाइए, तो जो भी पदार्थ आपका निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक है।
दो या दो से अधिक पदार्थों को एक आप निश्चित अनुपात में मिलाइए, उसका एक निश्चित रेशियो होता है और उसी रेशियो में ही मिलाया जाएगा। अगर आप उस रेशियो को गड़बड़ करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं तैयार होगा। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। चूंकि रसायन विज्ञान में हम दोनों को अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है, अर्थात वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे मीथेन क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, CH4 इसका फार्मूला होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और कौन, एथेन C2H6 फार्मूला होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और भी बहुत सारे यौगिक है, एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और भी बहुत सारे यौगिक होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो कार्बन होते हैं उनके अंदर यौगिक बनाने की एक अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए कार्बनिक यौगिक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन ना मौजूद हो। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट बात है, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन ना मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक। जैसे आपका जल है, तो जल का फार्मूला क्या होता है, जल का फार्मूला होता है H2O। तो H2O कहां से मिलकर बना है, H2O मिलकर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो H2O आपका अकार्बनिक के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे हो गया आपका NaCl आपका सामान्य जो नमक होता है उसको भी NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl जो होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, तो सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जाना रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तत्व को 3 पार्ट में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं जैसे लोहा, कॉपर इत्यादि, अधातुएं जैसे क्लोरीन, लेड, कार्बन इत्यादि होता है। और यौगिक में 2 प्रकार के हुए, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब हम मिश्रण को जानेंगे। ठीक है, देखिए मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए तो मिश्रण तैयार हो जाता है। अच्छा, मिश्रण में कोई भी रेशियो नहीं होता, यानी कि कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता कि इतने अनुपात में ही आप पार्टिकल्स को मिलाइए या अवयवी कणों को मिलाइए। ठीक है, और जो मिश्रण होता है, मिश्रण में एक बात पाई जाती है कि जो भी पदार्थ आप मिलाएंगे उसका लक्षण आपको मिश्रण में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या किया, हमने नमक और पानी का मिश्रण बनाया। तो नमक और पानी का अगर आप मिश्रण बनाएंगे तो उसको देखने पर आप देखेंगे कि उसके अंदर नमक के भी लक्षण मौजूद हैं और पानी के भी लक्षण मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन अगर आप H2O के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन की क्वालिटी पाई जा रही है और ना तो ऑक्सीजन की क्वालिटी पाई जा रही है। ठीक है, तो यौगिक के अंदर यह क्वालिटी होती है कि वो जिनसे मिलकर बना होता है उनकी क्वालिटीज को प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि वो उनकी क्वालिटीज को बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करेगा। जबकि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं और जो H2O की सामान्य अवस्था होती है वो लिक्विड होती है। ठीक है, और जो मिश्रण होता है, मिश्रण में क्वालिटी पाई जाती है कि वो जिनसे मिलकर बना हुआ होता है उनके लक्षणों को वो दिखाएगा। अब होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जो भी अवयवी कण मिलाए जा रहे हैं उसको आप अपने नग्न आंखों से ना देख सकें। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने यहां पे मान लीजिए जल और चीनी का मिश्रण ले लिया। जल और चीनी का मिश्रण मिला के उसके अंदर उसको घोल दिया गया। तो जब आप घोल देंगे तो आपको चीनी जो है पानी के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी, या नमक जो होगा पानी के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। वो एकदम एक दूसरे में इतना घुल जाते हैं कि वो पार्टिकल्स आपको सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देंगे।
ठीक है। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में आपको जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे नमक और बालू का मिश्रण, जैसे नमक को बालू के साथ मिलाएं तो नमक और बालू में आपको नमक के पार्टिकल्स अलग दिख जाएंगे और बालू के पार्टिकल्स अलग दिख जाएंगे, है ना। और विषमांगी में हो गया क्या, जैसे बालू को अगर आप पानी में घोल दीजिए, पानी में आप कितना भी घोलिए लेकिन अंत में क्या होगा कि बालू के जो पार्टिकल्स होंगे वो तली में बैठ जाएंगे, नीचे तली में बैठेंगे और आपको एकदम स्पष्ट रूप से जो है बालू के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते और विषमांगी मिश्रण में जो पार्टिकल्स होते हैं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यह रासायनिक वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।